प्रिय छात्रों, बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी पेपर थर्ड इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक इम्यूनिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी का पहला वीडियो आपने कल देखा था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस दो प्रकार की इम्यूनिटी हैं और वो किस तरह से वर्क करती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो दो टाइप हैं उनको आज हम डिटेल में जानेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो अर्जित इम्यूनिटी है, जो कि जन्म लेने के बाद प्रत्येक व्यक्ति वातावरण से अर्जित करता है, उसके दो प्रमुख घटक हैं। पहला घटक कहलाता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं या तरल प्रकार की इम्यूनिटी भी कहते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। जब भी कोई एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, तो बी लिम्फोसाइट जो हैं वो सक्रिय हो जाती हैं और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। ये एंटीबॉडी प्लाज्मा में और ब्लड में जाकर उन एंटीजनों को नष्ट करती हैं, पहचानती हैं और रिमूव करती हैं। इस कारण इनको तरल प्रकार की इम्यूनिटी कहते हैं। अस्थि मज्जा बोन मेरो की कुछ कोशिकाएं ही इन लिम्फोसाइट्सों का उत्पादन करती हैं और ये हमारे जितने भी तरल पदार्थ हैं उनमें अंदर प्रवेश करके जिस प्रकार के भी पैथोजेंस एंटीजेंस प्राप्त होते हैं उनको नष्ट करती है और ये तरल प्रकार की इम्यूनिटी कहलाती है। इसमें एंटीबॉडी जो बनती हैं तो दो प्रकार की कोशिका बनती हैं। पहली कहलाती है प्लाज्मा बी कोशिका और दूसरी कहलाती है मेमोरी बी कोशिका। क्योंकि ये इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट के द्वारा होती है, इसलिए दो कोशिकाओं के जो नाम हमने रखे हैं वो प्लाज्मा बी कोशिका और मेमोरी बी कोशिका का है। प्लाज्मा बी कोशिका मूल लिम्फोसाइट से कुछ आकार में बड़ी होती हैं और ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती हैं। प्लाज्मा बी कोशिकाएँ लिम्फोइड ऑर्गेन्स में रह जाती हैं और लिम्फोसाइट से आगे लिपिड में गमन करती हैं और एंटीजन को पहचानती हैं, उन्हें नष्ट करती हैं। जबकि मेमोरी बी कोशिकाएँ इस प्रकार की मेमोरी अपने अंदर संग्रहित कर लेती हैं कि इस प्रकार का एंटीजन आएगा तो हमें तीव्र गति से उसे नष्ट करना है। अगली बार जैसे वो एंटीजन आता तो ये मेमोरी सेल द्रुत गति से वहाँ तक पहुँचती हैं और उन्हें नष्ट करती है। क्योंकि ये इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा हमें तरल माध्यम में प्राप्त होती है, इसलिए तरल प्रकार की प्रतिरक्षा कहलाती है या एंटीबॉडी प्रतिरक्षा कहलाती है। ये दोनों प्लाज्मा बी सेल, जिसका भी मैंने वर्णन किया कि प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स हैं, ये दोनों प्रकार की एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल्स में ये काम होती है। और इस प्रकार की जो इम्यूनिटी हमें मिलती है वो वायरस, बैक्टीरिया और विषाक्त पदार्थ जो हैं, पॉइजनस पदार्थ जो हैं, उनसे हमें बचाती है, जो रक्त या लसिका जैसे शरीर के तरल पदार्थों में प्रवेश करते हैं वहाँ से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। द्वितीय प्रकार की इम्यूनिटी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड मतलब कोशिका मध्यवर्ती कोशिकाओं के द्वारा इम्यूनिटी होना। एक स्वस्थ व्यक्ति में काफ़ी संख्या में, मिलियंस की संख्या में लिम्फोसाइट्स होते हैं और ये लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट। यहाँ जो इम्यूनिटी प्राप्त होती है वो टी लिम्फोसाइट से आती है, अर्थात इस प्रकार के लिम्फोसाइट जिनका परिपक्वन मैचुरेशन थाइमस में होता है वो टी लिम्फोसाइट्स कहलाती है। ये टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं थाइमस में परिपक्व होती हैं, इसलिए टी सेल कहलाती हैं और ये दो महत्वपूर्ण प्रकार के काम करती हैं। एक प्रभावकर काम कहलाता है, एक नियमन कारण करता है, ठीक है। और ये टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं पूर्ण रूप से तीन प्रकार की होती हैं। पहली कहलाती है टी हेल्पर सेल्स, जो कि टी कोशिकाओं में सबसे अधिक संख्या इन्हीं की होती है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्यों में मदद करते हैं, एक विकास कारक का उत्पादन करते हैं और ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा एंटीबॉडी उत्पादन को भी उत्तेजित करते हैं, मतलब ह्यूमरल इम्यूनिटी में भी ये भाग लेते हैं और साइटोटॉक्सिक टी कोशिका की गतिविधि में वृद्धि करते हैं, मतलब हेल्पर टी कोशिका हेल्प करते हैं, सहायक होते हैं। साइटोटॉक्सिक टी कोशिकाएं ये प्रमुख कोशिकाएं जो प्रतिरक्षा हमें प्रदान करती है। ये कोशिकाएं
सूक्ष्म जीवों और यहाँ तक कि शरीर की कुछ कोशिकाओं को सीधे मारने में सक्षम है। इसलिए इन्हें हत्यारा या किलर कोशिका कहा जाता है। साइटोटॉक्सिक कोशिकाओं की सतह पर एंटीजन रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो विदेशी सेल्स को, ये विदेशी एंटीजन्स को, विदेशी कोशिकाओं को पहचान लेते हैं और उनको बांधकर उनके अंदर छेद करके एक प्रोटीन स्रावित करते हैं जिसे पोरफॉर्मिन कहलाते हैं और जिसके द्वारा ये कोशिका नष्ट की जाती है। जैसी कोई बड़ी कोशिका या विदेशी कोशिका प्राप्त होती है तो ये विभिन्न प्रकार से उसको पहचान कर, उनकी एपिटोप्स को पहचान कर और उनसे चिपक जाते हैं और उनको गला देते हैं, नष्ट कर देते हैं और हमें बैक्टीरिया, कवक, परजीवी इस प्रकार में वायरस से संक्रमित जो शरीर है जिसमें बैक्टीरिया हो सकता है, कवक हो सकता है, परजीवी हो सकता है और कैंसर कोशिकाओं पर हमला करते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं। तीसरी प्रकार की कोशिका है मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स का काम है कि उस मेमोरी को एंटीजन जो प्राप्त हुए हैं जिनके लिए साइटोटॉक्सिक टी सेल्स प्रोड्यूस की गई हैं उनकी मेमोरी को बनाए रखें। ये कोशिकाएं एंटीजन के संपर्क के परिणाम स्वरूप टी लिम्फोसाइट द्वारा ही भी बनती हैं और लसिका ऊतक में होती हैं। ये पहली मुठभेड़ के बाद भी मूल हमलावर एंटीजन को पहचानती हैं। ये कोशिकाएं जैसी शरीर को फिर से संक्रमित करती हैं वैसे ही हमला करने के लिए सहायक होती हैं। एक और अन्य प्रकार की कोशिकाएं और मिलती हैं जिन्हें नियामक टी कोशिका कहते हैं, दबाने वाला या सुप्रेसर। ये कोशिकाएं साइटोटॉक्सिक और हेल्पर टी कोशिका के कार्यों को दबाने में सक्षम हैं। वे शरीर की अपनी कोशिकाओं पर हमला नहीं कर दें इसलिए उनको बाधित करती हैं। ऐसा माना जाता है कि दबाने वाला यंत्र अन्य कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इस कारण से दबाने वाला यंत्र कोशिकाओं को नियामक टी कोशिका के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। एक कुछ प्रकार की नेचुरल किलर कोशिकाएं होती हैं, नेचुरल प्राकृतिक रूप से किल करने वाली, मारने वाली कोशिकाएं। ये कोशिकाएं लक्ष्य कोशिकाओं पर हमला करती हैं, उन्हें नष्ट कर देती हैं। एंटीबॉडी आश्रित सेल मध्यता साइटोटॉक्सिसिटी में भाग लेती हैं। वे परजीवी भी हमला कर सकते हैं जो बैक्टीरिया की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। ये दोनों प्रकार की सेल मीडिएटेड हो या ह्यूमरल मीडिएटेड हो, दोनों ही प्रकार की एक्वायर्ड इम्यूनिटी के प्रकार हैं और इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी से जो हमें प्रतिरक्षा प्राप्त होती है उसे सामान्य तौर से दो प्रकार की प्रतिरक्षा हम मानते हैं। एक होती है सक्रिय प्रतिरक्षा जिसमें बॉडी सक्रिय रूप से भाग लेती है, दूसरी कहलाती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा जिसमें बॉडी निष्क्रिय रूप से भाग लेती है। सक्रिय प्रतिरक्षा पहली है सक्रिय प्रतिरक्षा। इस प्रतिरक्षा में व्यक्ति की अपनी कोशिकाएं संक्रमण या टीकाकरण की प्रतिक्रिया में एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं। ये धीमे प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है और लंबे समय तक चलने वाला हानि रहित है। सक्रिय प्रतिरक्षा प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकती है। स्मॉल पॉक्स, खसरा आदि प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा विकसित करता है। कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा में टीकाकरण इसका उदाहरण है। ट्यूबरकुलोसिस के, एंटी बुखार के और पोलियोमाइलिटिस के, रूबेला के, इन वैक्सीन के जो टीकाकरण किया जाता है वो कृत्रिम प्रकार की आर्टिफिशियल है जो बाहर से बना के हमारे बॉडी में डाल देती है, लेकिन बॉडी सक्रिय रहता है। निष्क्रिय प्रकार की प्रतिरक्षा जब विदेशी एंटीजन के खिलाफ शरीर की रक्षा के लिए तैयार एंटीबॉडी को सीधे एक व्यक्ति में इंजेक्ट किया जाता है। हम एंटीबॉडी को तैयार करके जब हम इसमें डालते हैं तो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा करती है क्योंकि एंटीबॉडी का निर्माण करने में हमारे शरीर ने सक्रिय योगदान नहीं दिया है। ये तुरंत राहत प्रदान करता है और लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। ये समस्या पैदा कर सकता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा भी प्राकृतिक कृत्रिम हो सकती है। प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा में प्लेसेंटा के माध्यम से मां से भ्रूण में निष्क्रिय रूप से स्थानांतरित होने वाला प्रतिरोध है, ठीक है। जबकि कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रतिरोधकों के प्रशासन द्वारा एक प्राप्तकर्ता को निष्क्रिय रूप से प्राप्त होती है या आदमी या जानवर के हाइपर इम्यून सिस्टम के प्रशासन द्वारा किया जाता है। ये इस प्रकार की जब हम एटीएस का उपयोग करते हैं, एंटी टेटनस का उपयोग करते हैं टेटनस के खिलाफ, तो ये निष्क्रिय टीकाकरण के लिए किया जाता है। ये दो प्रकार की प्रतिरक्षा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आज इतना ही आपके
सिलेबस में है और इतना ही आज आपको बताएंगे।